हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजो अरबिट में। आइए आज हम लोग सीखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें से किसी भी एग्ज़ाम में टेट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो, कम से कम 2 से लेकर 5-6 प्रश्न तक बनते हैं। तो इस सिद्धांत को बड़े आसान उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं ताकि इस थ्योरी से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को एग्ज़ाम में हम बड़ी आसानी से 100% कवर कर सकें। आइए इस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे, इनका टाइम पीरियड 1896 से 1980 के बीच का है। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए खुद के 3 बच्चों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और पाया कि बच्चों की बुद्धि अर्थात संज्ञान का विकास बालक की उम्र की अवस्था के अनुसार होता है। अर्थात बालक की जिस तरह से एज बढ़ती जाती है उस तरह से बालक की बुद्धि अर्थात संज्ञान का विकास होता जाता है। इसलिए इनके इस सिद्धांत को विकासी अवस्था या डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावली या कॉन्सेप्ट को समझना अति आवश्यक है ताकि इससे संबंधित भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर पियाजे के द्वारा यूज किया गया पहला टर्म है स्कीमा। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं स्कीमा क्या है। पियाजे महोदय का कहना है कि बालक की बुद्धि में सेंसरी आर्गन के माध्यम से, सेंसरी आर्गन अर्थात हमारी नाक, कान, हाथ, टंग, स्किन, इनके माध्यम से बालक जो ज्ञान, नॉलेज, जो मेंटल स्ट्रक्चर, जो मानसिक गुणों का पैटर्न अपने ब्रेन में स्थापित या सेव करता है, उसके आधार पर वह बालक अपने दिमाग में सूचनाओं को संगठित और समझने के लिए उपयोग करता है। तो इसी पहले स्थापित नॉलेज स्किल या मानसिक संरचना को पियाजे ने स्कीमा कहा है। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम इसको बड़ी आसानी से समझ जाएं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, काले रंग का एक कुत्ता। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एक बालक ने काले रंग का कुत्ता देखा तो उसके पापा ने उससे पूछा कि बताओ बेटा ये कौन सा जानवर है। तो बालक ने अपनी मेमोरी में, प्री स्टोर्ड मेमोरी में उस जो कुत्ता सामने डॉग है उसकी इमेज का मैच किया, लेकिन उसकी इमेज उसके ब्रेन में नहीं थी। तो बालक जो है ये नहीं बता पाता है कि ये कौन सा जानवर है। तो उसके फादर ने उसको बताया कि बेटा ये कुत्ता है। तो बालक ने अपने ब्रेन में एक इमेज सेव करता है कि ऐसा जानवर जिसकी 4 टांगें हों, एक पूँछ हो और काला रंग हो, तो उसे कुत्ता कहते हैं। तो इस तरह की जो इमेज उसने अपने माइंड में सेव की, अपने ब्रेन में सेव की, तो इसी मानसिक संरचना, ज्ञान या स्किल को ही स्कीमा कहते हैं, जिससे कि वह बालक अपने दिमाग में सूचनाओं को संगठित एवं समझने के लिए प्रयोग करता है। चलिए अब एक और आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। टीचर ने एक एप्पल की एक इमेज दिखाते हुए बालक से पूछा, बताओ बेटा ए फॉर क्या होता है। तब बालक उसका आंसर नहीं दे पाता है। वो अपने ब्रेन के फोल्डर में जो उसकी इमेज प्री स्टोर्ड नॉलेज है अर्थात स्कीमा जो पहले से मौजूद है उससे मैच करता है, तो वो मैच नहीं कर पाता है, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो टीचर उसे बताता है कि बेटा इसको ए फॉर एप्पल कहते हैं। तब बालक फिर यहाँ पर अपने सेंसरी ऑर्गन की सहायता से अपने ब्रेन के फोल्डर में ए फॉर एप्पल की एक इमेज सेव कर लेता है। तो इस तरह से पहली बार फर्स्ट टाइम जो अपने ब्रेन में उसने जो ए फॉर एप्पल की इमेज सेव की, तो इसी मेंटल स्ट्रक्चर या मानसिक गुणों का पैटर्न या इसी नॉलेज को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा में भी हमारी 2 प्रकार की बुद्धि कार्य करती है। एक तो होती है स्टैटिक इंटेलिजेंस, जो इमेज को एज इट इज़ सेव कर लेती है, उसको हम स्टैटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। मान लीजिए वहाँ पर कुत्ते की इमेज को बालक ने एज इट इज सेव कर लिया, तो वो हमारी वहाँ पर बालक ने स्टैटिक इंटेलिजेंस का यूज किया। और यदि बालक उसी इमेज में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो हमारे ब्रेन में इमेज सेव हो जाती है, थोड़ा बहुत बदलाव करके जो इमेज सेव होती है, तो उसी को हम
ऑपरेटिव इंटेलिजेंस के द्वारा संपादित करते हैं। तो इस तरह से स्कीमा में भी हमारी दो तरह की जो ब्रेन में जो इंटेलिजेंस है, दो तरह की काम करती है, एक स्टैटिक इंटेलिजेंस और दूसरी ऑपरेटिव इंटेलिजेंस। यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु, कोई भी हो, यदि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पर उदाहरण के लिए ले लीजिए फिश को। अगर फिश को हम वाटर से निकाल दें, उसको बगैर पानी के रखें, तो वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी अगर वैसे वातावरण में, तो वहाँ पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम समझ चुके हैं कि अडेप्टेशन क्या होता है। अब अडेप्टेशन के लिए दो सहायक क्रियाओं का, दो उसकी सब एक्टिविटीज़ का होना आवश्यक है। अडेप्टेशन तभी हो पाएगा जब या तो बालक या व्यक्ति असिमिलेशन करे या अकोमोडेशन करे। ये दो क्रियाएं, सब एक्टिविटीज अगर नहीं करता है तो वो अनुकूलन नहीं कर पाएगा, वातावरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है असिमिलेशन, आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको पियाजे महोदय ने कहा है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना या पूर्व ज्ञान को यूज करते हुए नया ज्ञान सीखना, इसी को उन्होंने असिमिलेशन कहा है। अब यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस बालक ने, थोड़ा बैक में जाते हैं, कि जिस बालक ने पहले एक ब्लैक डॉग देखा था, इस बार उस बालक ने क्या हुआ, एक सफ़ेद कुत्ता देखा। तो उसके पापा ने पूछा बताओ बेटा ये क्या है। तो बालक अपने पूर्व ज्ञान, यहाँ पर स्कीमा जो है वो ज्ञान है, नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा। तो बालक ने अपने पूर्व ज्ञान स्कीमा, जो कि उसके ब्रेन में पहले से इमेज सेव थी कि 4 पैरों 1 पूंछ वाला जानवर कुत्ता होता है, लेकिन इस बार कलर सफ़ेद था। तो बालक के ब्रेन में जो स्कीमा अर्थात ज्ञान, कुत्ते की इमेज जो इमेज सेव थी उससे उसका कलर मैच नहीं कर रहा था। तो बालक जो था थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो बालक को उसके पापा ने बताया कि बेटा यह भी डॉग अर्थात कुत्ता ही है। तो इस तरह बालक अपने पूर्व ज्ञान स्कीमा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको कि बालक अपने पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। तो जो उसके ब्रेन में पहले से डॉग की इमेज थी, उस इमेज को उसने अब नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। नए ज्ञान क्या, नया कलर, ये नया ज्ञान प्राप्त कर लिया कि कुत्ता सफ़ेद भी या किसी अन्य कलर का भी हो सकता है। तो इस तरह से पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही इसको हम असिमिलेशन कहते हैं। चलिए अब थोड़ा बैक जाते हैं और एक दूसरे उदाहरण के द्वारा असिमिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। जब पहली बार उस टीचर ने बालक को एक सेब की इमेज दिखाकर पूछा था कि बताओ बेटा ये ए फॉर क्या होता है, तब बालक ने उसका आंसर नहीं दे पाया था। तब उसको उसके टीचर ने बताया था कि बेटा ये ए फॉर एप्पल है। तो वहाँ पर उस बालक ने उस इमेज को अपने ब्रेन में सेव कर लिया था, तो वहाँ पर उसको स्कीमा कहा। लेकिन अब असिमिलेशन में क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। इस बार टीचर ने उसको दूसरे कलर और साइज के सेब की इमेज दिखाई और पूछा बताओ बेटा ए फॉर क्या होता है। तो इस बार जो था वो जो बालक था वो उस सेब की कलर और साइज की इमेज को देखकर कंफ्यूज हो गया। उसने अपने ब्रेन में जो स्कीमा मौजूद था अर्थात पूर्व ज्ञान जो उसके मौजूद था उसने उससे मैच किया, लेकिन यहाँ पर इस बार उसका कलर और उसका साइज आकार मैच नहीं कर रहा था। तो बालक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तब टीचर ने बताया कि बेटा यह भी ए फॉर एप्पल होता है। तब बालक को जो पूर्व ज्ञान था अर्थात स्कीमा, उसकी सहायता से सेब की नई इमेज अर्थात नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। तो इसी को असिमिलेशन या आत्मसात्करण कहते हैं। तो सिंपल सा है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण या असिमिलेशन कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर अकोमोडेशन। तो अनुकूलन बाह्य परिस्थितियों वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट करना। अब यहाँ पर अकोमोडेशन को समझते हैं, ये क्या होता है। जो हमारा पूर्व ज्ञान है अर्थात स्कीमा या हमारा जो पहले से प्लान है, स्कीमा या व्यवहार, पुराने ज्ञान, योजना, स्कीमा, व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन के द्वारा नए ज्ञान या स्किल के साथ खुद को समायोजित या परिवर्तित या संशोधित कर लेना ही अकोमोडेशन कहलाता है।
चलिए इसको भी हम कुछ आसान उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा बैक जाते हैं और एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा था जब सबसे पहले उस बालक ने इमेज अपने उसमें ब्रेन में सेव की थी तो उसको स्कीमा कहा था। फिर अनुकूलन के लिए दो सब एक्टिविटीज का होना आवश्यक है, एक तो असिमिलेशन, दूसरी अकोमोडेशन। तो असिमिलेशन आपने समझ लिया कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, लेकिन अकोमोडेशन क्या है, यहाँ पर पूर्व ज्ञान योजना जो भी है उसको चेंज कर देना। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए अगली बार बालक ने बिल्ली देखी तो उसके पापा ने पूछा, बताओ बेटा ये क्या है। तो बालक ने अपनी स्कीमा में सेव इमेज से इस बार इस बिल्ली को जो देखा उसको मैच किया और सोचा कि इसके 4 पैर हैं और एक पूँछ है, बस कलर चेंज है। तो उसने अपने फादर से कहा, पापा ये भी कुत्ता है। लेकिन उसके पापा ने कहा कि बेटा ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो इस तरह से जो उसका पुराना ज्ञान था कि कुत्ता जो है वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, अलग अलग कलर का कुत्ता हो सकता है, तो उसमें इस बार उसने अपने पुराने ज्ञान में संशोधन कर दिया। क्या संशोधन कर दिया? नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ा नहीं, पुराने ज्ञान के साथ उसने नए ज्ञान को जोड़ा नहीं, बल्कि उसने उसमें संशोधन या परिवर्तन कर लिया कि अलग अलग कलर, साइज, आकार के पूंछ और 4 पैरों वाले जो एनिमल हैं वो कुत्ता नहीं कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन या संशोधन को ही अकोमोडेशन कहते हैं। तो कोई भी बालक है अपनी इन 2 सब एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने उस वातावरण या परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा सकता है, खुद को एडजस्ट कर सकता है, अकोमोडेशन के द्वारा या असेमिलेशन के द्वारा। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म डिसेंटरिंग क्या होता है। किसी समस्या को अलग अलग तरह से समझ पाने की क्षमता या योग्यता विकसित हो जाना ही डिसेंटरिंग होता है। इसको एक बड़े आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में टीचर ने एक बालक से कहा कि 4 बच्चों को 2-2 टाफियाँ दी गई तो टोटल टाफियाँ कितनी बांटी गईं, कितनी टोटल टाफियाँ डिस्ट्रीब्यूट की गईं। तो 4 बच्चों को 2-2 टाफियाँ दी गईं तो उस बालक ने इसको इस तरह से 2-2 करके 4 बार 2-2 लिख करके उसने ऐड कर लिया और उसने बता दिया कि 8 टाफियाँ दी गईं। लेकिन उसने क्या है कि अब वो इसको इस तरह से भी कर सकता है कि 4 बालकों को 2-2 टाफियाँ दी गईं तो इसको वो गुणा के जरिए भी सॉल्व करके बता सकता है कि 8 टाफियाँ दी गई। इस तरह से बालक के अंदर जब एक ही समस्या को अलग अलग तरह से हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है तो इसी को डिसेंटरिंग कहते हैं। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म इक्विलिब्रेशन या संतुलन। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए भी हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब पहली बार बच्चे ने जब अपने माइंड में ये ब्रेन में इमेज सेव की कि डॉग जो है वो कई कलर के हो सकते हैं, तो उसने असेमिलेशन की प्रक्रिया की। फिर उसके बाद जब उसने बिल्ली देखी तब वो समझ गया कि ज्ञान में अपने संशोधन किया कि 4 पैर और पूंछ वाले जो जानवर हैं वो कुत्ते के अतिरिक्त बिल्ली भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक लोमड़ी आ गई। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक फॉक्स आ गई, तब वो अपना ब्रेन में जो है इमेज को मैच करेगा। तब यहाँ पर उसकी इमेज जो है वो ना तो बिल्ली से मैच होगी और ना ही कुत्ते से मैच होगी। तो यहाँ पर वो एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा और फिर ये प्रयास करेगा कि ये कौन सा जानवर है। तो वो ये क्लियर कर लेगा कि कम से कम ये भले ही मुझे ये नहीं मालूम है कि ये फॉक्स नहीं है, लेकिन इतना तो वो क्लियर कर लेगा कि ये बिल्ली भी नहीं है और कुत्ता भी नहीं है। इस तरह से वो असेमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित कर लेगा और समझ जाएगा कि ये कोई दूसरा जानवर है, भले ही इसके 4 पैर हैं और एक पूँछ है। तो इस तरह से वो असेमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित कर लेगा। तो इसी को हम संतुलन कहते हैं। आइए अब समझते हैं पियाजे महोदय द्वारा बालक के संज्ञान के विकास की बताई गई अवस्थाओं को, जिन्होंने उसको स्वयं के बच्चों पर ऑब्जर्व करके बताया है। जिनमें पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या सेंसरी मोटो स्टेज। इस अवस्था को पियाजे ने जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को उन्होंने बताया है कि बालक इस अवस्था में कोई भी चीज़
किसी भी चीज़ को अपने सेंसरी आर्गन के माध्यम से व्यक्त करता है उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। यदि बालक को भूख लगती है तो बालक रोने लगता है, यदि बालक किसी अपने परिचित को देखता है तो बालक मुस्कुराने लगता है। इस तरह से अपनी एक्सप्रेशन को बालक अपने सेंसरी आर्गन के माध्यम से व्यक्त करता है। दूसरी अवस्था को उन्होंने कहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को उन्होंने बालक के संज्ञान के विकास में 2 से 7 वर्ष की उम्र को माना है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाता है। इस अवस्था में बालक जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है, अर्थात वो हर चीज़ को अपनी चीज़ समझने लगता है, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, अर्थात बालक के अंदर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। इस अवस्था को पियाजे महोदय ने बालक के खिलौने की अवस्था भी कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु समझता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक को अगर चोट लग जाती है तो जो माता पिता होते हैं उसके दीवार को पीटते हैं, तब बालक जो है खुश हो जाता है, चुप हो जाता है। बालक समझता है कि हाँ इसने मुझको चोट पहुंचाई है और मेरे पेरेंट्स ने इसकी पिटाई की है। तो इस अवस्था में बालक हर चीज़ को जिसको वो देखता है वो अपनी समझता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। थोड़ी थोड़ी वो भाषा भी सीख जाता है और वो धीरे धीरे वस्तुओं को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तीसरी अवस्था जो बताई है पियाजे महोदय ने वो बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को उन्होंने 7 से 11 वर्ष माना है। आइए समझते हैं इस अवस्था की कुछ विशेषताएं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक चीज़ों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है और जो उसके सामने मूर्त जो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो इसके सामने चीज़ें मौजूद होती हैं उनके बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। लेकिन बालक चिंतन केवल जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं मौजूद होती हैं उन्हीं तक सीमित रखता है। तो इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में जो भाषा होती है और कम्युनिकेशन की जो योग्यता होती है उसका भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाती है। जो चौथी अवस्था उन्होंने बताई है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था को उन्होंने माना है। तो इस अवस्था में बालक जो है वो अमूर्त के प्रति चिंतन प्रारंभ कर देता है। जो उसके सामने नहीं होता है उसके बारे में वो कल्पना करना शुरू कर देता है, इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका पूर्ण विकास हो जाता है। वो अमूर्त के प्रति चिंतन शुरू कर देता है, परिकल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इस उम्र में बालक की 7 से 11 की अवस्था में बालक की जो भाषा का जो है वो पूर्णतः विकास हो जाता है। तो इस तरह से पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त चिंतन, ये इसकी स्टेज इन्होंने उम्र जो है वो 11 से 15 साल बताई है। आइए अब समझते हैं यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है पियाजे मुख्य रूप से किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। ये क्वेश्चन हमारे गत वर्ष की टेट एग्जाम की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो अमूर्त तर्क एवं नैतिक चिंतन जो है वो अमूर्त अवस्था 4th स्टेज अर्थात फॉर्मल स्टेज की विशेषता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है।
तो यहाँ पर गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, मूर्त अवस्था 7 से 11, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा हमारा यहाँ पर सबसे पहले गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त अवस्था, उसके बाद अमूर्त अवस्था 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ACBD। ACBD अर्थात यहाँ पर इसका राइट आंसर है थर्ड। यहाँ पर हमारा एक लास्ट में प्रश्न दिया है, इसको कमेंट में आपको आंसर बताना है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना कहलाता है पियाजे के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असेमिलेशन आत्मसात्करण, अकोमोडेशन समायोजन, अडेप्टेशन अनुकूलन, या फिर स्कीमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।